वेलकम फ्रेंड्स, अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर के बारे में। ओल्ड क्वेश्चन पेपर है दोस्तों छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा CGTET जो 2016 में पूछा गया है, उसका पेपर 2 है दोस्तों, जो कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 8वीं तक का है। उसमें दोस्तों कुल मिलाकर के 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से बाल विकास के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। उन्हीं 30 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, पूरा एनालिसिस करके बताऊंगा दोस्तों। वीडियो पर बने रहिए। जो और दोस्तों इसके अलावा जो है पेपर 1 के लिए भी मैंने सभी सब्जेक्ट का जो है आपका जो है क्वेश्चन पेपर को, ओल्ड क्वेश्चन पेपर को भी उसका वीडियो बना करके रखा है ना। साथ ही साथ दोस्तों उसका नीचे लिंक दे रखा है, वहाँ से आप जरूर देख सकते हो। दोस्तों CGTET के लिए आपके लिए कौन सा बुक बेस्ट रहेगा, उसके लिए भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। और 2016 के अलावा दोस्तों दोनों पेपर के लिए 2014 में जो लिया गया है, 2011 में जो लिया गया है, 2017 में लिया गया है, 2019 में लिया गया है, और दोस्तों इन सभी का भी वीडियो मैंने पहले ही अपलोड करके रखा है। उसको देखने के लिए मैंने प्लेलिस्ट पर जाकर के चेक कर सकते हो। TET ओल्ड क्वेश्चन पेपर एंड प्रैक्टिस सेट के नाम से वो है दोस्तों, प्लेलिस्ट तैयार है, वहाँ पास आपको सभी जो है वीडियो एक साथ मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, उसको जरूर देखिए। वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है पर जरूर देखिए दोस्तों, वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। प्रतिदिन जो है मैथ्स का ट्रिक अपलोड होता है, उसको भी ना आपसे मिस ना हो दोस्तों, आप उसको जरूर देखिए। इसके कारण मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आता है उसको भी ऑन कर ले। दोस्तों बाल विकास के अलावा जो है मैंने पर्यावरण का है, सामाजिक विज्ञान का है, हिंदी का है, इंग्लिश का है, ठीक है, और गणित का है, इन सभी का वीडियो पहले ही बना करके रखा है, उन सभी को जरूर देखिए। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। तो रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा जरूर लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो दोस्तों इसमें कौन कौन से भाग से कितने कितने प्रश्न पूछे जाते हैं उसको पहले देख लेते हैं। तो हमारा जो सबसे प्रथम भाग होगा दोस्तों, जिसमें बाल विकास और शिक्षण शास्त्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, ये भी 30 प्रश्न पूछे जाएगा यहाँ से। उसी तरीके से द्वितीय भाग होगा, जिसमें होगा हिंदी भाषा का, हिंदी भाषा एवं व्याकरण से संबंधित प्रश्न। ये दोस्तों ये भी 30 अंकों का प्रश्न, 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसी तरीके से तृतीय भाग होगा, जिसमें अंग्रेजी के एक प्रश्न पूछे जाएंगे, ये भी दोस्तों 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 अंकों का होगा। उसी तरीके से दोस्तों चतुर्थ भाग होगा, जो ऑप्शनल होगा। ठीक है, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से आपने अगर एजुकेशन कंप्लीट किया है दोस्तों, तो आपके लिए भी ये जो है पूरी तरीके से 60 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा। अगर आपको जो साइंस वाले हो तो आपको गणित और विज्ञान के प्रश्नों को हल करना पड़ेगा। अगर आप जो है आर्ट बैकग्राउंड से हो दोस्तों, तो आपको सामाजिक विज्ञान का अध्ययन जो है आपको उसमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, आपको सामाजिक विज्ञान के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ये भी दोस्तों 60 अंकों का 60 प्रश्न पूछा जाएगा, इसको आपको सॉल्व करना होगा। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों, इस तरीके के प्रश्न जो पूछा जाएगा उसमें कोई भी तरीके का ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, अर्थात माइनस मार्किंग नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों। तो हमारा जो आज का पहला पार्ट है, हम लोग देखेंगे बाल विकास के संबंधित जो 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2016 में पूछा गया है दोस्तों, उसको बारे में बात करेंगे। और जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, वो है सेट सी का है। अगर आपके पास ओल्ड क्वेश्चन पेपर अगर आप है तो आप देख सकते हो, सेट सी का मैं वहाँ से बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए देख लेते हैं दोस्तों, एक एक करके सभी प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। अन्य पार्ट भी है दोस्तों, उसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। अन्य ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो अन्य जो है दोस्तों, जिस समय और भी हुआ है एग्जाम, उन सभी का भी मैंने वीडियो बना करके रखा है। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके सभी प्रश्नों को। तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न है कि शिक्षक अपनी कक्षा शिक्षण के दौरान निम्नलिखित में से किनका आकलन करता है। तो दोस्तों शिक्षक जो होता है वो अपनी कक्षा शिक्षण के दौरान निम्नलिखित में से किसका आकलन करता है? विद्यार्थियों का आकलन करता है, पाठ्यपुस्तकों का आकलन करता है, स्वयं का आकलन करता है, या विद्यार्थी एवं स्वयं दोनों का आकलन करता है? तो दोस्तों शिक्षक जो होता है वो स्वयं का भी आकलन करता है और विद्यार्थियों का भी आकलन करता है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। सॉरी, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षण की सफलता निहित होती है। तो दोस्तों शिक्षण की जो सफलता निहित होती है वो किसमें निहित होती है? शिक्षकों के उत्तम गुणों में, कक्षा में कड़ा अनुशासन बनाए रखने में, विद्यार्थी की उपलब्धि में, शिक्षा के उद्देश्यों में। तो दोस्तों जो शिक्षा की जो सफलता निहित होती है वो होती है विद्यार्थियों की उपलब्धि में। शिक्षण का जो सफल होगा तभी होगा दोस्तों जब विद्यार्थी जो है उसकी उपलब्धि काफ़ी अच्छी होगी। ठीक है, आप देखे ही होंगे ना कि बच्चे का रिजल्ट जो साबित करता है वही क्या होता है, उसकी कमाई होती है। किसके लिए? शिक्षक के लिए कमाई होती है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर किसी कार्य को करते समय बच्चा उबाऊ महसूस करता है तो यह संकेत होता है, उबाऊ मतलब दोस्तों बोरिंग सा। ठीक है, तो यह किस चीज़ की ओर संकेत करता है? कि बच्चा बुद्धिमान नहीं है, बच्चे की सीखने की क्षमता नहीं है, बच्चे को अनुशासित होने की आवश्यकता है, या कार्य यांत्रिक रूप से दोहराया जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों जो कार्य होता है लगातार दोहराया जाता है तो बच्चे क्या होता है, उबाऊ हो जाते हैं। जैसे दोस्तों कोई भी क्वेश्चन होता है उसको मैं बार बार अगर मैं उसी
चीज़ को बताऊं आपको तो आप क्या हो जाओगे, उबाऊ हो जाओगे ना। तो उसी तरीके से यहाँ पास भी हो दोस्तों, इसमें लागू हो रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी विधि छात्रों को सिखाने में अधिक प्रभावी होगा? तो कौन सी विधि है दोस्तों जिसको सिखाने में बच्चा अधिक अच्छे तरीके से सीख सकता है? व्याख्यान विधि, करके सीखने की विधि, पाठ्य पुस्तक विधि या प्रदर्शन विधि? तो दोस्तों करके जो सीखने की विधि है वो उपयुक्त है बच्चे के लिए, ठीक है, जिसे प्रयोगशाला या प्रयोगात्मक विधि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उसमें आने वाली समस्याएं बच्चे खुद देखता है, खुद अनुभव करता है, उसको सॉल्व करने की खुद कोशिश करता है। इसलिए बेस्ट कौन सा है आपका दोस्तों? बी हमेशा सही रहेगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षक द्वारा बच्चों से प्रश्न पूछा जाए ताकि क्या होगा दोस्तों? देखो, जो शिक्षक होता है शिक्षण के दौरान बच्चों से जो है प्रश्न पूछता है। ऐसा क्यों पूछा जाना चाहिए? क्योंकि बच्चों की अवधारणात्मक समझ का ज्ञान हो, या फिर कक्ष में अनुशासन बनाए रखने के लिए। तीसरा है कि कक्षा शिक्षण की प्रक्रिया सुगम हो, या डी बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए हो। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो है कक्षा शिक्षण की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए ही और बच्चों का ध्यान एकत्रित करने के लिए बच्चों को क्या होता चाहिए, बीच बीच में प्रश्न पूछा जाना चाहिए, ताकि उनका ध्यान जो है इधर उधर ना भटके, उनका ध्यान पूरी तरह से पढ़ाई में लगा रहे। इसलिए क्या हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली विधि है। तो दोस्तों प्रश्नावली विधि कैसी है? एक सस्ती विधि है, कठिन विधि है, वैज्ञानिक विधि है या सृजनात्मक विधि है? तो दोस्तों ये जो है एक सस्ती विधि है। प्रश्नावली में क्या करना है, प्रहार है, उसी से प्रश्न पूछना, बच्चा आंसर देगा, नहीं देगा तो आप दोगे, ठीक है ना। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी बच्चों को जो है गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा प्रदान करने के लिए आपका प्रयास होना चाहिए। तो आपका प्रयास कैसा होना चाहिए दोस्तों? तो जो आपका जो प्रयास होना चाहिए वो होना चाहिए बाल केंद्रित, सामाजिक रूप से प्रासंगिक और न्यायोचित सीखने की प्रक्रिया प्रदान करने वाली होनी चाहिए। तभी बच्चा क्या कर सकता है, उस अनुशासन में ढल सकता है और जो है दोस्तों बच्चा उसी चीज़ को आसानी से सीख सकता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर है 8वां। बच्चे कहाँ सीखते हैं? तो दोस्तों बच्चे कहाँ सीखते हैं? घर में सीखते हैं, विद्यालय में सीखते हैं, समाज में सीखते हैं, प्रत्येक स्थान पर और प्रत्येक क्षण पर। तो दोस्तों बच्चा जो है कहीं पर भी सीख सकता है, चाहे वो घर पर भी हो सकता है, विद्यालय पर भी हो सकता है, समाज पर भी हो सकता है, अर्थात वो प्रत्येक स्थान पर सीख सकता है और प्रत्येक क्षण हर समय वो क्या कर सकता है, सीख सकता है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जो कथन सत्य है दोस्तों उसको हमको बताना है। तो नीचे जो है दोस्तों जो आपका डी ऑप्शन है वो क्या है, सत्य है। तो चलिए देख लेते हैं इसको दोस्तों। यह सभी के लिए समान गति से नहीं होता है, अर्थात जो विकास होता है उसके सिद्धांत जो है दोस्तों सभी के लिए समान गति से नहीं होता, यही कथन जो है सत्य है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका विकास बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनका विकास बहुत धीरे 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 क्या होता है, आगे बढ़ता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इनका जो डेवलपमेंट का जो प्रिंसिपल है दोस्तों सभी के लिए समान नहीं होता, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गौरव बातें करने के लिए संकेतों का प्रयोग बार बार करता है। एक शिक्षक होने के नाते आप किसकी शिक्षा व्यवस्था करेंगे? तो दोस्तों गौरव बातें करने के लिए संकेतों का प्रयोग बार बार करता है। एक शिक्षक होने के नाते आप उसकी शिक्षण व्यवस्था कैसे करेंगे? मतलब कोई भी एक संकेत क्या कर रहा है, वो गौरव नाम का लड़का है, वो बार बार एक ही चीज़ को संकेतित कर रहा है, तो आप उस पर कैसी मदद करेंगे? तो दोस्तों एक सामान्य स्कूल में सबके साथ जैसा व्यवहार करते हो दोस्तों वैसा ही उसके साथ व्यवहार कीजिए, उसी के नाते आप उसके साथ व्यवहार कीजिए, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मापन की सर्वाधिक विश्वसनीय मापनी है। तो दोस्तों मापन के लिए हमारे पास क्या है, सबसे ज़्यादा विश्वसनीय जो मापने का तरीका है जो हमारे पास उपलब्ध है वो दोस्तों वो क्या है, अनुपात, क्रमिक या अंतराल या शाब्दिक। तो दोस्तों हमारे पास जो अंतराल है वही क्या है, मापने के हमारे लिए उपयुक्त साधन होता है। तो यही क्या हो जाएगा हमारे लिए सी ऑप्शन जो है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों को उनके सहपाठियों के साथ समूह में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए, ठीक है। कोई भी कक्षा है उसमें कोई भी बच्चा अगर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तो अन्य दोस्तों के साथ उसको समूह में कार्य करने के लिए हमको प्रोत्साहित करना चाहिए, अर्थात ग्रुप में वर्क करने के लिए ऐसा बोलना चाहिए। तो ऐसा क्यों बोलना चाहिए दोस्तों? वे प्रश्नों के उत्तर समूह में साथ सीख सकता है। दूसरा बोल रहा है कि वे सामाजिक कौशल को सीख सकता है, ठीक है।
तीसरा बोल रहा है कि कक्षा में अनुशासन बना सकता है या उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो व्यापम द्वारा आंसर लिखा गया है दोस्तों वो लिया गया है कि वे सामाजिक कौशल को सीख सके। ठीक है, इसको बी ऑप्शन दिया गया है, लेकिन हमारे हिसाब से दोस्तों ये जो है बिल्कुल सही आंसर है। और दोस्तों आप या ये भी बोल सकते हो कि इसका उपरोक्त डी वाला ऑप्शन जो है सही होना चाहिए, लेकिन दोस्तों व्यापम में इसको बी ऑप्शन को लिया गया है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। जितने भी आंसर मैंने बता रखा है दोस्तों वो जो है पूरे का पूरा व्यापम द्वारा लिया गया आंसर है, उन्हीं के ही अकॉर्डिंग मैं इसमें आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पाठ्य सामग्री क्रियाएं सहायक नहीं है। तो दोस्तों पाठ्य जो है सहगामी जो क्रियाएं हैं दोस्तों वह सहायक नहीं है। किसमें सहायक नहीं है, शालेय कार्यक्रम जो कार्यालयीन कार्य हैं उसमें ये जो है पूरी तरीके से सहायक नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है 14। अक्षमता में आशय है। ठीक है, तो अक्षमता से हमारा दोस्तों आशय क्या है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। व्यक्ति विशेष की सफलता में बाधा, दूसरा है व्यक्ति तथा परिवेश के बीच अंतःक्रिया में बाधा, तीसरा है दोषपूर्ण ऊतकों में शारीरिक बाधा, या चौथा है कार्य को समय पर पूर्ण नहीं करना। तो दोस्तों इस तरीके से जो है अक्षमता जो है उससे संबंधित क्या है कि व्यक्ति विशेष की सफलता में बाधा के साथ साथ ये तो होता ही है, लेकिन व्यक्ति तथा परिवेश के बीच अंतःक्रिया में जो बाधा होती है वही क्या होता है, अक्षमता कहलाता है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति जो है उसमें कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से वो क्या कर सकता है, परिवेश के बीच अपना अंतःक्रिया नहीं कर सकता है। कौन दोस्तों, तो वो व्यक्ति है वो, तो इस समय क्या हो रहा है, वो बाधा आ रहा है, वही क्या है, अक्षमता कहलाता है। ठीक है, तो आप इसको क्लियर रखिए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपने बच्चे के विकास में उसकी परवरिश को अत्यंत प्रभावी मानता है, वह इसमें से किसके महत्व से असहमत है। तो दोस्तों एक व्यक्ति जो है अपने बच्चे के विकास में उसकी परिवेश को भी वो क्या कर रहा है, अत्यंत प्रभावी मान रहा है। ठीक है, वह उनमें से किसके महत्व से असहमत है। तो दोस्तों किस चीज़ से असहमत है कि उसका परिवेश उसको अच्छे से प्रभावी मानता है, तो उसका रीज़न क्या हो सकता है, आनुवांशिक कारण, मनोवैज्ञानिक कारण, भावनात्मक कारण, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका मनोवैज्ञानिक कारण कोई भी नहीं है, भावनात्मक कारण तो बिल्कुल भी नहीं है, उसका क्या है दोस्तों, आनुवांशिक कारण से ये क्या हो सकता है, ये उसका परिवेश जो है ये डिपेंड कर सकता है। लेकिन इसमें आप आंसर भी ले सकते हो दोस्तों, उपरोक्त डी भी बोल सकते हो, लेकिन व्यापम ने इसका ए आंसर लिया है। ठीक है, तो इस क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो है बच्चे की वृद्धि का विकास के अध्ययन के लिए कौन सा तरीका बेहतर होगा। तो बच्चे की वृद्धि व विकास के अध्ययन के लिए कौन सा विकास जो है दोस्तों कौन सा तरीका बेहतर होगा, इसके लिए बेस्ट तरीका होगा दोस्तों मनोवैज्ञानिक विधि, तुलनात्मक विधि, विकासात्मक विधि, या सांख्यिकी विधि। तो विकासात्मक विधि है जो दोस्तों बच्चे के वृद्धि के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो कंपैरिजन अगर आप करते हो किसी के साथ तो ये बिल्कुल सही नहीं होगा दोस्तों, आपके विकासात्मक विधि का मेथड दोस्तों उसमें लागू होगा। अगर तुलनात्मक करोगे दोस्तों तो अगर वो बच्चा में क्या हो जाएगा, हीनता की भावना उत्पन्न हो जाएगी, ताकि उसको ऐसा ये लगेगा कि सामने वाला बच्चा आगे बढ़ रहा है, मैं क्यों आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो आप जो है उसमें तुलनात्मक दोस्तों विधि का जो है आप कंपेयर ना कीजिए तो आप ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो विकासात्मक विधि जो है इसमें बेस्ट आंसर है, सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला है, सीखने की पुनर्बलन सिद्धांत को प्रतिपादन किया था। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पूछा जा चुका है। पुनर्बलन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो दोस्तों ये जो पुनर्बलन का जो सिद्धांत दिया गया है CL हल के द्वारा दिया गया है, तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों को भ्रमण पर ले जाना चाहिए क्योंकि, अर्थात दोस्तों बच्चों को पिकनिक पर ले जाना चाहिए, क्यों ले जाना चाहिए। भ्रमण के समय वे मनोरंजन करते हैं, उसमें वे आनंदित होते हैं, तीसरा है भ्रमण के दौरान बच्चे शोर नहीं करते हैं, चौथा है भ्रमण से बच्चे अधिक सीखते हैं। तो भ्रमण से बच्चे क्या होते हैं, अधिक सीखते हैं। इसका आंसर तो आपको पता ही चल गया होगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा में सबको शामिल करना सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक की शिक्षा योजना में होनी चाहिए। तो शिक्षा में सबको शामिल करना सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक की शिक्षण योजना होनी चाहिए। लचीलापन होना चाहिए, आत्मसम्मान पर केंद्रित होना चाहिए, सचेत और संवेदनशील होना चाहिए, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों शिक्षण की प्रक्रिया में जो सुनिश्चित होता है लोग शिक्षण शिक्षण की जो संरचनाएं होती हैं उसकी योजनाएं होती है, तो उसमें सभी चीज़ें शामिल होती है, इसलिए क्या हो जाएगा इसका उपरोक्त डी है ना, उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान जो है परीक्षा प्रणाली मुख्य रूप से
खाली स्थान के पक्ष के उद्देश्यों को माप करती है। तो दोस्तों जो वर्तमान में जो परीक्षा की प्रणाली है वो मुख्य रूप से किस पर डिपेंड है, किस चीज़ को निर्धारित करने के लिए ये परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, उनका उद्देश्य किसका मापन करती है, किस चीज़ का मापन करती है दोस्तों, तो यह उस व्यक्ति के, उस बालक के ज्ञानात्मक चीज़ को जो है मापने के लिए ही ये परीक्षा ली जाती है। ठीक है, तो हमारी जो प्रणाली है परीक्षा लेने की वो क्या है, ज्ञानात्मक है, ना कि भावनात्मक। भावनात्मक के लिए दोस्तों अलग सा जो है परीक्षा नहीं लिया जाता, इसके लिए क्या होता है, शिक्षण अभिरुचि के तहत उस साला में 1 वर्ष में क्या किया है उसके आधार पर मार्क किया जाता है। मनोशारीरिक दोस्तों तो ये तो उस पर डिपेंड करता है, इनमें से कोई नहीं तो ये हो ही नहीं सकता, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका ज्ञानात्मक जो है पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अध्यापक द्वारा अपने छात्रों में से व्यवहार किया जाना चाहिए। तो अध्यापक द्वारा अपने छात्रों से व्यवहार किया जाना चाहिए, तो किस तरीके से व्यवहार किया जाना चाहिए, अपने अपरिचितों की तरीके से या अपने दूर रिश्तेदारों की तरह से, सी है अपने बच्चों की तरह से, या उपरोक्त डी से। अर्थात जो अध्यापक को अपने छात्रों के साथ जो व्यवहार करना चाहिए वो अपने बच्चों की तरीके से ही उसको व्यवहार करना चाहिए। और ये भी कहा जाता है दोस्तों कि बच्चों के साथ जो है अपने बच्चों की तरह से ना करके वो अपने मित्र की तरह ही उसको समझना चाहिए। ठीक है, तो लेकिन इसमें मित्र तो दिया नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इसमें बच्चों की तरह, अपने ही बच्चों की तरह समझना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। तो समावेशी शिक्षा जो है किस पर निर्भर करती है, सामाजिक सहयोग पर निर्भर करती है, शिक्षकों की अभिवृत्ति की बदलाव पर निर्भर करती है, उच्च श्रेणी के शिक्षण अधिगम सामग्री पर निर्भर करती है, या उच्च श्रेणी के पाठ्यक्रमों पर जो है ये निर्धारित जो है इस पर ये डिपेंड करता है। तो ये दोस्तों शिक्षकों की अभिवृत्ति में बदलाव पर ही निर्भर करता है समावेशी शिक्षा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूक्ष्म शिक्षण संबंधी होता है। तो दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण संबंधी होता है किस पर होता है, शिक्षण विधि से, शिक्षण कौशल से, शिक्षण प्रतिमानों से, या शिक्षण जो विधियां हैं उनसे होता है। तो सूक्ष्म शिक्षण जो होता है दोस्तों शिक्षण कौशल से होता है। आप शिक्षण कौशल के बारे में आपने पढ़ा होगा, उसमें से आप समझ जाओगे दोस्तों, कोई भी आप छोटा सा माइनर मिस्टेक भी आप उसमें क्या कर सकते हो, आसानी से पकड़ सकते हो उस बच्ची की गलती को। तो सूक्ष्म शिक्षण विधि से संबंधित जो है दोस्तों वो क्या है, शिक्षण कौशल है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बच्चा उद्देश्य व कार्य को तर्कपूर्वक सोच सकता है, यह पियाजे की आवश्यकताओं का एक कारण है, वह अवस्था है। तो वह अवस्था कौन सी अवस्था है दोस्तों, संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्रत्यक्ष संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों तो इसमें देखिए इस प्रश्न को समझिए, एक बच्चा जो है उद्देश्य और कार्य को तर्कपूर्ण तरीके से सोच सकता है, क्या कर सकता है, वो तर्क भी लगा रहा है और उस पर सोच भी रहा है। ठीक है, तो पियाजे ये बोलता है कि इस तरीके की सोच होता है वो क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, क्योंकि वो सामने भी देख रहा है और उसके जो रिस्पॉन्स होता है वो सामने दिखाई देता है, तो ये प्रत्यक्ष संक्रियात्मक अवस्था जो है संक्रियात्मक अवस्था में आएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षण कार्य का आकलन व मूल्यांकन करने के लिए सबसे छोटी शर्त कौन सी है। तो दोस्तों शिक्षण कार्य में जो हो रहा है उसमें आकलन भी करना है और उसका मूल्यांकन भी हमको करना है, तो इसके लिए सबसे छोटा शर्त क्या है, मापन, जांच या टेस्ट, परीक्षा, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मापन करने के लिए दोस्तों इसके लिए अलग से कोई तरीका नहीं है, वो अगर कोई चीज़ अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपको मॉनिटर कर रहा है तब वो माप करके आपको बता सकता है। दूसरा है दोस्तों जाँच, चूँकि क्या है जाँच सही आंसर है इसका। और तीसरा है दोस्तों परीक्षा, परीक्षा में क्या होता है, बच्चे में भय आ जाता है, या फिर शिक्षण कार्य के लिए दोस्तों बच्चे में या फिर शिक्षक में क्या होता है, ये जो है पूरा कहा जाए तो पूरी तरीके से एनुअल या वार्षिक तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो परीक्षा ना कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, क्योंकि परीक्षा शब्द से बच्चे को या कोई भी चीज़ में क्या होता है, भय उत्पन्न हो जाता है, तो इनमें से कोई नहीं जो दोस्तों ये तो आंसर होगा ही नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका जांच अर्थात टेस्ट उसमें ले करके ये किया जा सकता है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल्य शिक्षा की आवश्यकता है केवल, तो दोस्तों मूल्य शिक्षा की आवश्यकता है किसमें केवल है दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, महाविद्यालयीन स्तर पर, या उपरोक्त सभी पर। ठीक है, तो सभी स्तर पर दोस्तों मूल्य शिक्षा की आवश्यकता है, अर्थात मूल्यवान शिक्षा से आप समझ ही चुके होंगे कि दोस्तों मूल्य शिक्षा क्या होता है, जो हमारे दैनिक आवश्यकताओं, हमारी समझ, सूझबूझ, संवेगों, संज्ञानों को विकसित करता हो, यही शिक्षा क्या करता है, मूल्य शिक्षा कहलाता है। चलिए तो इसलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न।
चोरी करने वाला बालक क्या कहलाता है? तो दोस्तों जो चोरी कर रहा है उस बालक को आप क्या बोलोगे? तो दोस्तों वो समस्यात्मक बालक, मंदबुद्धि बालक, पिछड़ा बालक या प्रतिभाशाली बालक। तो दोस्तों वो जो है एक पूरी तरीके से समस्या से ग्रस्त बालक होगा, तभी वो चोरी कर रहा है। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो बिना किसी कारण की चोरी करे, ठीक है ना। तो उसके पास कुछ समस्याएं होगी जिस वजह से वो क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है। और दोस्तों चोरी करने वाला दोस्तों जो बच्चा है उसके लिए भी ये भी समस्या है कि उसको कैसे सुधारा जाए। तो सुधारने के लिए दोस्तों बहुत सारी जो है विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल अभ्यास ऑनलाइन क्लास को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आता है दोस्तों उसको भी ऑन कर ले, क्योंकि इसी तरीके का ओल्ड क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस सेट आपको लगातार मिलता रहे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 28। मनुष्य में व्यक्तिक विभिन्नताएं निर्धारित होती है। तो मनुष्य में व्यक्तिक विभिन्नताएं जो है निर्धारित होती है दोस्तों, तो किससे निर्धारित होती है? तो ये होता है पर्यावरणीय विभिन्नताओं से, अनुवांशिकीय विभिन्नताओं से, या पर्यावरण और अनुवांशिकी के बीच अंतः संबंध से, या इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्यों में जो विभिन्नताएं सर्वाधिक होती है दोस्तों, तो वो पर्यावरण से होता है और अनुवांशिकता के बीच अंतः संबंध से होता है। कुछ गुण जो होता है वो अनुवांशिकता के कारण समान रूप से आ जाता है, लेकिन पर्यावरण के परिवेश में से मिलने की वजह से क्या होता है, वो बदल जाता है, ठीक है। जैसे माता का जो अनुवांशिक गुण है और पिता का अनुवांशिक गुण है, तो दोनों से मिल करके एक जो बच्चा होगा दोस्तों, उसमें जो होता है थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलता है। कुछ समान जो है भिन्नताएं जो होती है, लेकिन कुछ समानताएं भी उसमें होती है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाइगोत्स्की के अनुसार बाल विकास एक परिणाम है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बाल विकास एक परिणाम है दोस्तों, किस चीज़ का? सामाजिक अंतर संबंध का, या औपचारिक शिक्षा का, आवास व अनुकूलता का, या अनुवांशिक कारकों का। तो इसलिए क्या दोस्तों, वो पूरी तरीके से सामाजिक संबंधों पर डिपेंड करता है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो वाइगोत्स्की के अनुसार जो बाल विकास है वो सामाजिक अंतर संबंध को का ही परिणाम है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों बाल विकास का ये 30वां नंबर का प्रश्न है, अर्थात इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है जो 2016 में पूछा गया है, ठीक है। देख लेते हैं प्रश्न है, ग्रामीण बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु केंद्रीय सरकार द्वारा किन विद्यालयों को खोला गया है? तो दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा कौन से विद्यालय को खोला गया है? मॉडल स्कूल, सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल, केंद्रीय विद्यालय स्कूल। तो दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा जो ग्रामीण विशेष पिछड़े बच्चे हैं उन सब के लिए दोस्तों जो खोजा गया है वो उसके लिए खोला गया है वो है दोस्तों नवोदय विद्यालय। अगर नवोदय विद्यालय की बात करें दोस्तों, उसमें से आपका जो होता है कुल मिलाकर के दोस्तों ये इसमें जो होता है 75% जो बच्चे होते हैं वो ग्रामीण इलाकों से होते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों बचा 25% बच्चे, ये 25% बच्चे दोस्तों वो शहरी से होते हैं, ठीक है। तो अर्थात जो हमारा मेन उद्देश्य जो बनाया गया है नवोदय विद्यालय के लिए जो प्रत्येक जिला में उपस्थित है, तो वहाँ पास दोस्तों 75% ग्रामीणों को ले करके उनके जो है शिक्षण विधियाँ हैं, शिक्षण देने की जो प्रक्रियाएं हैं उन सबको निःशुल्क रख करके पूरी 12वीं तक की शिक्षा उसको हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम और साथ ही साथ दोस्तों अलग अलग जो 11वीं 12वीं में सब्जेक्ट होती हैं उन सब के लिए उसको अवेलेबल कराया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से पूरे 30 प्रश्नों को हम लोग इसमें देखे हैं। और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों अगर आपने देखा नहीं होगा ये हिंदी वाला भाग, तो मैंने इसको भी अपलोड करके रखा है, जिसमें से मैंने इसके 30 प्रश्नों को मैंने बता करके रखा है। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रखा है, आपको ज़रूर देखिए दोस्तों, ताकि इस वीडियो का भी फ़ायदा आप ले सकें कि 2016 में पूछे गए प्रश्न कैसे थे और किस तरीके से प्रश्न पूछा गया था। दोस्तों इसी तरीके से प्रश्न जो है आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाने वाला है, तो आप उसको पैटर्न को समझिए और उसी के अनुसार आप जो है तैयारी कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। उससे पहले अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आता है उसको भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो आप लगातार वॉच कर सकते हो बिना किसी रुकावट के दोस्तों। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, इंस्टाग्राम में, स्टडी मेटर ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए दोस्तों मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ पास से भी जाकर के इसका पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। प्लेलिस्ट पर भी दोस्तों इसको मैथमेटिक्स यहाँ से जो पूछे जाते हैं उसका मैथ्स ट्रिक जो है शाम को प्रतिदिन अपलोड हो जाता है, और साथ ही साथ प्लेलिस्ट पर भी उसको सजो करके रखा है। जब भी समय मिलता है दोस्तों आप उसको जरूर देखिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिए, अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा हो दोस्तों तो डिसलाइक भी कर सकते हो। और वीडियो में जो चीज़ समझ नहीं आए उसके लिए कमेंट बॉक्स नीचे खाली है, जरूर कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई देने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, आपके नए समस्याओं के समाधान के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।